हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 9 विज्ञान में हमारा चैप्टर 17 चल रहा था जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। और स्टूडेंट्स से हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे कि जैवमंडल, पर्यावरण, वर्षा, जलवायु, जल प्रदूषण और जलमंडल, ये सभी को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है। और इसमें हमने फिर बाद में मृदा प्रदूषण, जो प्रदूषण के बारे में है, इसमें सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। और देखिए कार्बन चक्र या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, इनको सभी को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है। और ओजोन परत के दुष्प्रभाव, ये भी मैंने आपको बताया था। और कल हमने आपको वर्क सेट किया था कि एनसीईआरटी फोल्डर के जो हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको सभी को करने थे। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो ऑप्टिकल दिए हुए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, ये है परीक्षा अभ्यास, देख रहे हैं, परीक्षा अभ्यास। ये सभी बच्चों आपको पढ़ना है और इनमें जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, चैप्टर 18, खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हमारे खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें क्या क्या सोर्स, क्या क्या उनमें सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, भोजन जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। भोजन हमें पोषित करता है, अर्थात वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज हमें भोजन प्राप्त ही करते हैं। देखिए, अब आपको पता होगा कि अगर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए हमारा भोजन खाना या भोजन को आहार करना, पोषक उससे क्योंकि हमें प्राप्त होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता उसकी होती है। और विकास और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स तथा खनिज, ये सभी हमें भोजन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, भारत में खाद्य संसाधनों के सुधार की आवश्यकता। भारत में जो खाद्य संसाधन है उनमें सुधार की क्या क्या आवश्यकता होती है। भारत एक उच्च जनसंख्या वाला देश है क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 1 बिलियन 100 करोड़ से अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने में संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक होता है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा फसल हम उगा सके और ज़्यादा भोजन प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे देश की लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण के भोजन की हमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। ठीक है। तो हमारे देश में हम खेती होती है, खेती तो हमारे यहाँ पहले से होती है, लेकिन उसके लिए हम और भी ज़्यादा जगह की आवश्यकता या प्रबंध नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उत्पादन के क्षमता को बढ़ाना है। हमें हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन वृद्धि करनी है, श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाना है और अच्छा प्रबंध भी किया जाना है। ठीक है। वैज्ञानिक खोजों ने इन क्रांतियों को अपना अत्यधिक योगदान दिया है। इन क्रांतिकारियों से तात्पर्य प्राकृतिक संपदाओं के बहुत उपयोग से है। ठीक है। जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, उसके बाद हम करने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों, जिनके अंतर्गत मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित प्रणालियाँ, फसल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन की कृषि आदि आती है, जिसके द्वारा क्या होता है, कृषि से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। फसलों का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर 2 प्रकार से होता है, जैसे पहला अनाज है, दूसरा है दालें। इन पौधों की कृषि ऊर्जा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा तथा ज्वार आदि की आपूर्ति हेतु में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टूडेंट किससे मिल जाते हैं, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 20 दालें। इनकी कृषि प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। उदाहरण चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि। जो हमारे पास दालें उगाई जाती है, इनसे हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है,
चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये सभी दालें आप घर में प्रयोग करते होंगे। तो आज आपको पता चला कि इन दालों से हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति करती है या प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए तेल युक्त, यहाँ दिया हुआ है तेल युक्त बीजों वाली परतें। इन पौधों से हमें आवश्यकता वसा व तेल प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन का पेड़, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, तुलसी, अलसी, सूरजमुखी आदि, इन सब से हमें तेल युक्त बीज वाली फसलें प्राप्त होती हैं। सब्जियां, मसाले तथा फल, इनमें हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन युक्त विटामिन तथा खनिज, लवण, वसा व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, जैसे पत्ता गोभी, प्याज, काली मिर्च और आदि। इन सभी समय प्रोटीन युक्त विटामिन प्राप्त होते हैं, जो उनमें प्रोटीन भी होता है और वो विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। चारा फसलें कौन सी होती हैं? इन फसलों का प्रयोग पशुधन के चारे के उपयोग में किया जाता है, जैसे वर्षिम, जई, सुडान, घास, इन सब का यूज़ किस में किया जाता है? चारा फसलें में, कि पशुओं को जिससे कि चारा डाल सके। ठीक है। और देखिए ये था उत्पादन के आधार पर। अब पढ़ेगा ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहली है खरीफ की फसल। इन फसलों को गर्मी व वर्षा के ऋतु में ही जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक के महीने में उगाया जा सकता है। उसके अलावा सर्दी में ये नहीं उगाई जा सकती, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, चना, मूंगफली आदि। इन सभी का जो उत्पादन है कब कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जून से लेकर अक्टूबर के महीने में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रबी की फसलें आती हैं। इन फसलों को शुष्क तथा शीत ऋतु में नवंबर से लेकर अप्रैल तक के महीने में उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। इन सभी को सर्दी में उगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बात करते हैं फसल उत्पादन में सुधार क्या क्या करने चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यार्ड्स। फसल उत्पादन में सुधार के प्रयासों को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम बोने हेतु बीजों का चयन, दूसरे चरणों में फसल की उचित देखभाल करनी चाहिए तथा तीसरे चरण में खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसलों को हानि से बचाना चाहिए। अगर हमें अपने फसल उत्पादन में सुधार करना है तो हमें 3 उपाय हमेशा याद रखने करने चाहिए कि सबसे पहले बोने से पहले अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। दूसरे चरण में क्या करना है? दूसरा पार्ट होता है फसलों की उचित देखभाल करनी चाहिए। तीसरा होता है कि खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना चाहिए। अगर इन 3 प्रयासों को हम कर सकते हैं तो हमारी फसल उत्पादन में सुधार हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला वर्ग आता है फसल की किस्मों में सुधार। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य फसल की ऐसी किस्म की खोज करना है जो विभिन्न परिस्थितियों जैसे उच्च मृदा लवणता, विविध जलवायु परिस्थितियां, जल उपलब्धता में भी जीवित रह सके। जैसे सूखा व बाढ़, इनमें भी क्या होता है? फसल हमारी जीवित रह सके। फसलों की नई किस्मों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। अच्छा उत्पादन तथा इसके लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। जो जैसे कि हमने अभी रबी और खरीफ की फसल की बात करी है तो बीज हमेशा हमें ऐसे चुनने चाहिए जो खरीफ की फसलों में जो स्थिति का अनुकूल। अगर मान लो जो वो गर्मी में उगाने वाली चीज़ें होती है बीज है तो वो गर्मी में ही उग सके। ठीक है। अगर सर्दी में उगाने वाली चीज़ें अगर गर्मी में उगाएंगे तो वो नहीं उग पाएगी, उसको उग तो पाएगी लेकिन संतुलन जो है वो ठीक नहीं बन पाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं फसलों की किस्मों में सुधार की विधियाँ। ठीक है। फसलों की किस्मों में सुधार की विधियाँ। पहला नंबर 1 है संकरण। देखिए ठीक है। उसके बाद हमें फसल की किस्म के सुधार के कारक है। ठीक है। नंबर 2 है हमारा फसल उत्पादन प्रबंधन है ये, और एक नीचे है इसके पोषक प्रबंधन। आज स्टूडेंट हम यहीं तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है।
और आज तक जो हमने अभी तक हमने वर्क इस चैप्टर का पढ़ाया है उस सभी को आपको अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो एसएसटी में जो आपका ज्योग्राफी पोर्शन होता है उसमें आपको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। क्योंकि उसमें भी आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बहुत सी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप यही पढ़ेंगे तो आपको फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारे पास एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है उसमें आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज आपको जो ये पिछला 17 चैप्टर था उसका आपको हर वर्क जो मैंने आपको बताया वो कंप्लीट करना है और उसको याद भी करना है। अगर इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।